नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेज। हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल की और आज हम जिस टॉपिक को लेके बात करने वाले हैं वह है राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। तो देखिए, आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान का भूगोल, इसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे राजस्थान सामान्य परिचय की। कि राजस्थान का भूगोल पढ़ने से पूर्व हमें राजस्थान के सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। सामान्य जानकारी के अंतर्गत हमें राजस्थान का जो है वर्तमान स्वरूप है वह कैसे आया, राजस्थान को राजस्थान का नाम कब कब दिया गया, किस कालखंड में जो है राजस्थान को राजस्थान के नाम से जाना गया, राजस्थान की स्थिति को लेके, उसके विस्तार को लेके हम लोग सामान्य जानकारी के अंतर्गत बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि जिसको हम आज वर्तमान में राजस्थान कहते हैं, क्या यह राजस्थान शुरू से ही राजस्थान के नाम से जाना जाता था? तो सामान्य उत्तर रहता है नहीं, क्योंकि प्रत्येक कालखंड में हम जब प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल यानी ब्रिटिश काल तक की बात करें और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद यदि हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के नाम को लेके अलग अलग प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कई आरएस में भी कई बार प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान जो है शब्द का सबसे पहला साक्ष्य कहाँ मिला है, या रामायण काल में जो राजस्थान जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से राजस्थान के हर कालखंड में अलग अलग नाम किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी रचना के अंतर्गत या किसी के द्वारा दिए गए थे। तो आज हम उसी की भी चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान सामान्य परिचय में सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के नामकरण की। अब राजस्थान के नामकरण को लेके हम एक एक पॉइंट्स पे बात करते हैं। हम प्राचीन काल से बात करते हैं, यानी वैदिक काल से, ऋग्वेद से लगाकर वर्तमान राजस्थान यानी कि 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान का जो नामकरण किस आधार पर किस प्रकार किया गया है इसकी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न सामान्य परिचय को लेके जरूर पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें ऋग्वेद काल। ऋग्वेद या वैदिक काल। ऋग्वेद या वैदिक काल में राजस्थान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया था वह था ब्रह्मव्रत। तो हमारा सीधा प्रश्न बन सकता है कि वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, या ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो ऋग्वेद में या वैदिक काल में जो राजस्थान को जो है ब्रह्मव्रत कहा जाता था या ब्रह्मवर्त की संज्ञा दी गई या ब्रह्मवर्त के रूप में राजस्थान का उल्लेख किया गया। ऋग्वेद के काल बाद में जो हमारा एक आया रामायण काल, और यदि हम बात करें रामायण काल में, रामायण काल में वाल्मीकि ने रामायण काल में वाल्मीकि ने राजस्थान शब्द यानी कि जो मरुस्थलीय प्रदेश था जो कि हमारे राजस्थान में, उसके लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया। मरुकांतर।
और यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि मरुकांतर का संबंध किससे है, तो मरुकांतर का संबंध है मरुस्थलीय क्षेत्र यानी राजस्थान से। या दूसरा प्रश्न बनता है कि रामायण काल में वाल्मीकि ने जो है राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, या रामायण में राजस्थान का उल्लेख मिलता है तो किस रूप में मिलता है, मरुकांतर के रूप में हमें मिलता है। तो यह दोनों ही घटनाएं हमारे वैदिक काल और रामायण काल की है। लेकिन रामायण काल के बाद में जब महाभारत काल आया तो महाभारत काल में राजस्थान को के अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे रामायण काल में हम जो है बीकानेर और इसके आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश के नाम से जानते थे। जो है भारत काल और उसके बाद में जो हमारा महाजनपद काल आया तो महाजनपद काल में भी हमारे राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नाम से जाना गया। तो कहीं न कहीं हमारा प्रश्न महाजनपद काल से भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद या कौन सा जनपद राजस्थान में स्थित था। तो उसका यह हमें पता चलता है कि महाजनपद काल और महाभारत काल में राजस्थान जो है या राजस्थान का जो क्षेत्र जो वर्तमान राजस्थान है उसमें कौन सा क्षेत्र महाभारत काल या जो हमारा जनपद काल था उसमें किस नाम से जाना जाता था। तो महाभारत काल और जनपद काल में पूरे राजस्थान के लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि राजस्थान में जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उनके लिए अलग अलग जो है नामकरण दिया गया, अलग अलग नाम से जाना गया। जैसे हम बात करते हैं यह जो हमारा राजस्थान है इसमें यदि हम महाजनपद काल में बात करें जो गंगानगर और इसके आसपास का क्षेत्र जो कि वर्तमान में गंगानगर और हनुमानगढ़ के रूप में जाना जाता है, यह जो है राजस्थान का उत्तरी भाग जिसमें मुख्य रूप से दो जिले आते हैं, एक गंगानगर आता है और दूसरा हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ के लिए जो है महाजनपद काल में इसे युद्धेय प्रदेश कहा जाता था। तो सीधा प्रश्न आता है कि युद्धेय प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा क्षेत्र शामिल है। क्षेत्र विशेष पूछा जाए तो उत्तरी राजस्थान, राजस्थान का उत्तरी भाग, और डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो गंगानगर और हनुमानगढ़। और सामान्यतः हनुमानगढ़ जो है एकीकरण के बाद में बना तो कई बार सीधा भी दिया जाता है गंगानगर। तो गंगानगर और उसके आसपास क्षेत्र को महाजनपद काल में जो है किस नाम से जाना जाता था, युद्धेय नाम से। उसके बाद हम दूसरी बात करें तो जो बीकानेर वाला क्षेत्र है, बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यह कई बार पूछा जाता है कि जांगल प्रदेश में स्थित है या जांगल प्रदेश में भाग है, तो बीकानेर और उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता था, जांगल प्रदेश। और कब कहलाता था, यह महाभारत काल में। महाभारत काल में जो है बीकानेर और इसके आसपास के क्षेत्र को जांगल प्रदेश कहा जाता है। इसीलिए जो बीकानेर के जो शासक थे उनको जांगलधर की संज्ञा भी दी जाती है। कई बार प्रश्न आता है कि जांगलधर किसे कहा जाता है। तो जांगलधर जो है वह बीकानेर के शासक, उन्हें बीकानेर के राठौड़ वंश के शासक अपने नाम के साथ या उनकी नाम की उपनाम के रूप में या नाम के साथ जांगलधर का जो है प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न बीकानेर के इतिहास में पूछा भी जाता है कि जांगलधर भाषा किसे कहा जाता है। तो जांगल शब्द जो है वह बीकानेर और इसके आसपास के लिए किया जाता था और इसको कब कहा जाता था, महाभारत काल में। क्लियर हो गया। इसके बाद बात करें तो जयपुर, जयपुर में स्थान है बैराट
और बैराट को महाभारत काल में कहा जाता था विराट नगर, कि यह जयपुर और जयपुर का जो बैराट प्रदेश है, बैराट की पहाड़ियां हम लोग कहते हैं, उसे महाभारत काल में या प्राचीन काल में क्या कहते थे? विराट नगर, क्योंकि यहां राजा विराट का क्या था? शासन था। और आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जब महाभारत काल में पांडवों को अज्ञातवास मिलता है 1 वर्ष का, तो हाँ 1 वर्ष का अज्ञातवास इसी जयपुर के जो है बैराट के शासक यानी विराट नगर के शासक राजा विराट के वहां वह पूरा करते हैं। तो इसीलिए बैराट को लेके भी प्रश्न आता है कि विराट नगर प्राचीन काल में किसे कहा जाता था? तो बैराट को कहा जाता था। और यहां से कई बार और भी प्रश्न आते हैं जो हम आगे नदी तंत्र के अंतर्गत भी पढ़ते हैं कि राजस्थान में महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष कहां मिले? तो इसी विराट नगर में यानी बैराट में बाणगंगा नदी के किनारे राजस्थान में जो है महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष मिले। तो ज्योग्राफी को भी जोड़ के पूछा जाता है, तो इसीलिए नामकरण हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरह से बात करें तो अलवर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है यह कहलाता था मत्स्य जनपद। और यह इतिहास में बहुत बार पूछा जाता है कि मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। यानी कि अलवर और इसके आसपास का जो क्षेत्र है यह जो है जनपद काल में किस नाम से जाना जाता था? मत्स्य जनपद। और इसी कारण आपने पढ़ा होगा कि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था और राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में जो है जिस का जो गठन किया गया उसे मत्स्य संघ नाम दिया गया, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये करौली वाला जो क्षेत्र है यह शामिल था। इसके बाद हम बात करें जनपद में भी, तो भरतपुर, धौलपुर और करौली, भरतपुर, धौलपुर और करौली, इस क्षेत्र को जनपद काल में सुरसेन के नाम से जाना जाता था। सुरसेन के नाम से जाना जाता था। तो आपसे पूछा जा सकता है सुरसेन के अंतर्गत राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है? तो राजस्थान का पूर्वी राजस्थान, जिसमें करौली, धौलपुर और भरतपुर का जो है भाग आता था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आपने सुना होगा सिवी जनपद, बहुत बार एग्जाम आता है कि सिवी जनपद किसे कहा जाता था? तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को जो है जनपद काल में सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। तो सिवी जनपद के अंतर्गत उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र आता था, जिसे मध्यकाल में हम लोग मेवाड़ के नाम से जानते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मेवाड़ को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो मेवाड़ को प्राचीन काल में सिवी जनपद कहा जाता था। और यह कई एग्जाम्स में जनपद के नाम से एक टॉपिक है और उसके अंतर्गत यह पूछा जाता है कि सिवी जनपद में स्थित है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। इसके अलावा और भी कई जो क्षेत्र थे उन्हें प्राचीन काल में क्या कहते थे? जैसे जैसलमेर, जैसलमेर को
प्राचीन काल में कहा जाता था मांड। मांड भी कहा जाता था और इसे वल के नाम से भी जाना जाता था। तो वल या मांड जो है प्राचीन काल में किसे कहा जाता था? जैसलमेर को कहा जाता था। इसके अलावा हम बात करें जालोर को लेके, तो जालोर को प्राचीन काल में कहा जाता था सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी किसे कहा जाता था? जालोर को। और इसीलिए हमें कई बार दुर्ग के अंतर्गत भी प्रश्न आता है कि सुवर्णगिरी का दुर्ग कहां है? तो जालोर में, जो कि राजस्थान का एक अजय दुर्ग की श्रेणी के अंतर्गत आता है। और जालोर का ही एक स्थान है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, भीनमाल। जालोर में ही एक स्थान है भीनमाल, जिसे प्राचीन काल में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। तो श्रीमाल किसे कहते थे? भीलमाल को, जहां सबसे बड़ा जैनालय बना हुआ है। जैन धर्म की सबसे बड़ी इमारत है जैनालय, वह कहां पर है? भीलमाल में है। तो भीलमाल को ऐतिहासिक दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में श्रीमाल किसे कहा जाता था। तो यह सब राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के क्या है? नाम है। इसी तरह से नागौर की बात करें तो जो नागौर है, नागौर, इसे प्राचीन काल में अहिक्षत्रपुर कहा जाता था। अहिक्षत्रपुर। और कई बार यह पूछा गया है कि अहिक्षत्रपुर की संज्ञा किसे दी गई? तो नागौर और इसके आसपास के क्षेत्र को अहिक्षत्रपुर कहा जाता था। तो यह सब जो है राजस्थान के महाजनपद काल, महाभारत काल या प्राचीन काल में राजस्थान के जो है विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग नाम थे। लेकिन अब हमारा प्रश्न आता है, क्योंकि हम जब राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो पहला प्रश्न हमारे दिमाग में यही बनता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां किया गया, या ये कह सकते हैं कि राजस्थान जो शब्द है इसके सबसे पहले साक्ष्य कहां पर मिले। तो सामान्यतः हमारा इतिहास गवाह है कि इतिहास को जानने का जो है स्रोत या साक्ष्य है, उसमें हम विभिन्न श्रेणियां पढ़ते हैं। स्थापत्य कला के अंतर्गत हम पढ़ते हैं शिलालेख, या हम पढ़ते हैं मुहरें हैं, मुद्राएं हैं, अन्य कोई ताम्रपत्र है, या कोई चित्राक्षर के रूप में हम लोग जो है साक्ष्य के रूप में पढ़ते हैं। तो उन्हीं साक्ष्यों में राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 2 शिलालेखों में किया गया है, और दोनों ही शिलालेख एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में उसको पूछा भी गया है। जैसा कि एक प्रश्न आया था आरएस 2016 में कि निम्न में से भागवत धर्म का उल्लेख है 4 शिलालेखों के नाम दिए। तो कहीं न कहीं वह शिलालेख ऐतिहासिक दृष्टि से और राजस्थान के नाम को लेके इंपॉर्टेंट है, और उसी कड़ी में हम बात करेंगे कि राजस्थान का नाम के सबसे पहले साक्ष्य किस शिलालेख में मिले। तो हम बात करते हैं उन शिलालेखों की। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, कि राजस्थान शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहां किया गया। तो राजस्थान शब्द का सबसे पहला उल्लेख 2 शिलालेखों में किया गया। सबसे पहला है गोसुंडी
शिलालेख और दूसरा है बसंतगढ़ शिलालेख। अब पहला कौन सा है, यह हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हम जब घोसुंडी शिलालेख की बात करते हैं तो इसमें राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख करने वाला शख्स कौन सा है, घोसुंडी शिलालेख है, जहां राजस्थान नहीं राजस्थानीय शब्द का उल्लेख किया गया। जबकि बसंतगढ़ शिलालेख की बात करें तो यहां पर राजस्थान्यादित्य राजस्थान्यादित्य शब्द का प्रयोग किया गया। पहला पॉइंट क्लियर। आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है किस शिलालेख में मिलता है, तो ऑप्शन में या तो मिलेगा आपको घोसुंडी शिलालेख या फिर आपको मिलेगा बसंतगढ़ शिलालेख। यदि दोनों में से कोई एक मिलता है तो दोनों में से कोई एक उत्तर हमारा क्या है, सही है। अब पॉइंट यह मिलता है कि इन दोनों में सबसे पहले कहां मिला, तो हम दोनों की बात करें तो घोसुंडी शिलालेख यहां 532 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। घोसुंडी शिलालेख 532 ईस्वी पूर्व का है, जबकि बसंतगढ़ शिलालेख यहां 682 ईस्वी पूर्व का है। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए कि घोसुंडी शिलालेख यहां 532 ईस्वी पुराना शिलालेख है। इसमें राजस्थान की जगह के लिए किसका प्रयोग किया, राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया। और बसंतगढ़ शिलालेख है यह 682 ईस्वी पूर्व है और यहां पर राजस्थान के लिए राजस्थान्यादित्य का प्रयोग किया गया। अब कई बार तो हमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस शिलालेख में किया गया, तो घोसुंडी शिलालेख में। और घोसुंडी यदि ऑप्शन में नहीं है तो हमारा उत्तर कौन सा होगा, बसंतगढ़ शिलालेख। अब कुछ प्रश्न हमारे यहां से भी है कि कई बार हम कहते हैं कि घोसुंडी शिलालेख को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। किस रूप में पूछा जा सकता है, यहां हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि घोसुंडी शिलालेख को लेके और क्या प्रश्न बन सकते हैं और बसंतगढ़ शिलालेख को क्या लेके प्रश्न बनते हैं। तो हम दोनों की बात करें तो घोसुंडी शिलालेख का सबसे पहला प्रश्न मिलता है कि घोसुंडी शिलालेख कहां स्थित है, तो यह नगरी चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नगरी चित्तौड़गढ़ में। क्लियर हो गया। आपसे पूछा जा सकता है कि घोसुंडी शिलालेख कहां से मिला, तो नगरी चित्तौड़गढ़ में। और यह एक खंडित शिलालेख है। यह कैसा शिलालेख है, यह एक खंडित है, यह विभिन्न टुकड़ों के रूप में मिला है। और वर्तमान में यह घोसुंडी शिलालेख है, यह उदयपुर संग्रहालय में जो है संग्रहित है। वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में क्या है, संग्रहित है, यानी वहां पर इसको रखा गया है। क्लियर हो गया। अब घोसुंडी शिलालेख जो नगरी से मिला एक खंडित शिलालेख है, तो इससे क्या जानकारी हमको मिलती है, तो यहां जो है शिलालेख घोसुंडी शिलालेख यहां संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि
गोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत लिखा गया है। क्योंकि जब हम अशोक के शिलालेखों की बात करें तो वहां हम ब्राह्मी लिपि आती है, खरोष्ठी आती है, तो अनेक प्रकार की लिपियों के बारे में मिलता है। शंख लिपि का भी हमें उदाहरण मिलता है। तो प्रश्न हमारा यही बनता है कि जो गोसुंडी शिलालेख है वह किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में। और किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया। अब प्रश्न आता है कि गोसुंडी शिलालेख से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, क्या जानकारी मिलती है? और यही प्रश्न आरएस में भी पूछा गया था कि जो ये गोसुंडी शिलालेख है इससे वैष्णव या भागवत धर्म के प्रचार का उल्लेख है। यानी इसमें वैष्णव यानी भगवान विष्णु की उपासना का, जिसे भागवत धर्म की संज्ञा दी गई है, और भागवत धर्म का सबसे प्राचीन उल्लेख है, प्रचार का उल्लेख है, जो कि भारत में सबसे प्राचीनतम। और यही प्रश्न आरएस 2016 में पूछा गया था कि राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचार का सबसे प्राचीनतम उल्लेख किस शिलालेख में है? तो सबसे प्राचीन उल्लेख है वह है गोसुंडी शिलालेख में। तो इसीलिए गोसुंडी शिलालेख को राजस्थान के नाम से भी पूछा जा सकता है। दूसरा जो है भागवत धर्म के सबसे प्राचीन जो है उल्लेख के रूप में भी पूछा जाता है, जिसको हम आर्ट एंड कल्चर या इतिहास में पढ़ते हैं। क्लियर हो गया? तो इसलिए अब प्रश्न आता है कि गोसुंडी शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा किसने? तो आपने एक नाम सुना होगा, कविराज श्यामल दास, जिन्होंने एक रचना लिखी थी वीर विनोद। और सबसे पहले इन्होंने जो है 1887 में इसको खोजा। और उसके बाद एक व्यक्तित्व हुए थे D.R. भंडारकर, उन्होंने इसको सबसे पहले पढ़ा। तो दो चीजें हम लोग यहां से क्लियर करनी है कि गोसुंडी शिलालेख की जो है खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी श्यामल दास ने। खोज किसने की थी? श्यामल दास ने की थी। जबकि इसका सबसे पहले पढ़ा था D.R. भंडारकर। भंडारकर ने सबसे पहले इस शिलालेख को पढ़ा था और इसकी खोज की थी श्यामल दास। और श्यामल दास ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था वीर विनोद। तो वीर विनोद को कई बार एग्जाम में पूछा गया। यह वीर विनोद इसलिए हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध ज्योग्राफी में राजस्थान शब्द से है। क्योंकि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख है वह गोसुंडी शिलालेख में मिला है, जो कि नगरी चित्तौड़गढ़ में है। और यह एक खंडित शिलालेख है और वर्तमान में यह उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। और यह एक संस्कृत भाषा में लिखा हुआ, ब्राह्मी लिपि में जो है लिखा हुआ शिलालेख है। और इसमें वैष्णव और भागवत धर्म का सबसे प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। और इसी में ही वैष्णव और भागवत धर्म के प्रचार प्रसार की भी बात की गई है। तो यह था गोसुंडी शिलालेख को लेकर हमारे प्रश्न बनते। बात करते हैं बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग किया गया। और यह 682 ईस्वी पूर्व का जो है क्या है? शिलालेख है। अब यहां से क्या प्रश्न बनते हैं? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जो बसंतगढ़ शिलालेख है यह कहां पर है? तो बसंतगढ़ शिलालेख है वह है सिरोही में। कहां पर है? सिरोही में। और सामान्यतः आपने सुना होगा बसंतगढ़ दुर्ग का नाम भी सुना होगा। महाराणा कुंभा द्वारा जो है सिरोही में बनाया गया था बसंतगढ़ दुर्ग, जो कि मेरों से जो है रक्षा के लिए बनाया गया था। और राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग है जो कि एक चतुर्भुज के आकार का बना हुआ है और यह सिरोही में। तो बसंतगढ़ दुर्ग भी पूछा जाए तो सिरोही में है। और बसंतगढ़ शिलालेख भी कहां पर है? सिरोही में।
जहां राजस्थान शब्द का उल्लेख है राजस्थानादित्य के रूप में। इस शिलालेख की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यह शिलालेख एक मंदिर में स्थित है। उस मंदिर का नाम है खीमल माता मंदिर। किसमें स्थित है? खीमल माता मंदिर में, सिरोही में स्थित है। तो हमारा एक और प्रश्न बन सकता है कि खीमल माता का मंदिर कहां है? तो सिरोही में स्थित है। या बसंतगढ़ शिलालेख स्थित है, किस मंदिर में स्थित है? खीमल माता के मंदिर में स्थित है। अब इस शिलालेख में कि बसंतगढ़ शिलालेख की क्या विशेषता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में मेवाड़ के शासक मेवाड़ शासक शिलादित्य का उल्लेख है। किसका उल्लेख मिलेगा? मेवाड़ शासक शिलादित्य का जो है उल्लेख है, वह किसमें है? इस बसंतगढ़ शिलालेख में। तो देखिए, बसंतगढ़ को लेके या घोसुंडी को लेके हमारे दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो राजस्थान के नाम को लेके बन सकते हैं, दूसरा बसंतगढ़ और घोसुंडी शिलालेख की विशेषताओं को लेके भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं, यहां थे प्राचीन काल में। मध्यकाल की बात करें कि जब हमारे यहां मुस्लिम आक्रांताएं आए, मुगल आए, अन्य जो है अफगान आए, उन्होंने भी राजस्थान के क्षेत्र विशेष पर आक्रमण किया, उस पर विजय प्राप्त की और उनको जो है अपना नाम दिया। तो अब प्रश्न आता है कि मध्यकाल में राजस्थान के क्षेत्रों को किस किस नाम से जाना जाता था? और यह एग्जाम में भी कई बार पूछा जाता है कि मध्यकाल में जो है जयपुर यानी आमेर को किस नाम से जाना जाता था, या हम जालोर की बात करें तो उसको किस नाम से जाना जाता था, या हम बात करें करौली तो करौली में आपने पढ़ा होगा तीमनगढ़ का दुर्ग, उसको लेके भी हमारे प्रश्न कुछ बनते हैं। तो अब हम बात करते हैं मध्यकाल की। यहां तो था पूरा प्राचीन काल के अंतर्गत, कि प्राचीन काल के अंतर्गत आपको क्लियर होना चाहिए कि वैदिक काल में नहीं, ऋग्वेद काल में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? रामायण काल में वाल्मीकि ने रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? और महाभारत काल या महाजनपद काल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था? और उसके बाद राजस्थान शब्द का सबसे पहला उल्लेख या सबसे पहला साक्ष्य कौन सा है? तो शिलालेख है। और शिलालेख में भी कौन सा है? तो घोसुंडी शिलालेख। और घोसुंडी शिलालेख के बाद में दूसरा कौन सा शिलालेख है? बसंतगढ़ शिलालेख। और यह दोनों ही शिलालेख एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से बड़े एग्जाम्स में भी प्रश्न बनते हैं और छोटे एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न नाम, कि मध्यकाल में राजस्थान को या राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उनको किस किस नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के नाम, क्योंकि हम वर्तमान में राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने से पहले सबसे पहले राजस्थान के नाम को लेकर बात करते हैं सामान्य जानकारी के अंतर्गत, तो हमें मध्यकाल में भी पता होना चाहिए कि राजस्थान के किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में एक वंश आया था खिलजी वंश, और खिलजी वंश का एक शासक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान पर आक्रमण किया और कई जगह उसने विजय प्राप्त की। और विजय प्राप्त करने के बाद उसने उस स्थान के नाम को अपने अनुसार नाम दिया। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो सबसे पहला आता है, वह आता है कौन सा? चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया था खिजराबाद। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यहीं से बनता है कि यह जो क्षेत्र है यह है चित्तौड़गढ़।
तो प्रश्न यह बनता है कि खिजराबाद के नाम से किसको जाना जाता था? तो खिजराबाद के नाम से चित्तौड़गढ़ को जाना जाता था। मध्यकाल में खिजराबाद किसे कहते थे? चित्तौड़गढ़ को। और यह खिजराबाद नाम यानी चित्तौड़गढ़ को खिजराबाद नाम किसने दिया? तो यह दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है कि खिजराबाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो चित्तौड़गढ़ को जाना था। दूसरा यह पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को क्या नाम दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जो है खिजराबाद नाम दिया। और यह बहुत बार प्रश्न बनता है और यह खिज्र खां के नाम पर दिया गया था। उसके बाद बात करें तो दूसरा है जालोर। और जालोर की यदि हम बात करें तो जालोर को अलाउद्दीन ने जलालाबाद नाम दिया। किसको? जालोर को। और यह भी नाम किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जलालाबाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो जलालाबाद के नाम से जालोर को जाना जाता है। और जलालाबाद नाम किसने दिया? तो यह अलाउद्दीन ने दिया था जलाल खान के नाम पर। इसके बाद हम बात करें तो एक और बात है अलाउद्दीन खिलजी की, और वह है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, खैराबाद। खैराबाद नाम दिया था सिवाना को। कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना, जो कि वर्तमान में बाड़मेर में है, सिवाना दुर्ग पर जब आक्रमण किया और वहां विजय प्राप्त की, तो सिवाना दुर्ग का नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने नाम दिया था खैराबाद। तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान के 3 स्थानों को अलग अलग नाम दिया। तो मध्यकाल में चित्तौड़गढ़ को जो है क्या नाम दिया? खिजराबाद नाम दिया। जालोर को क्या नाम दिया? जलालाबाद। और सिवाना बाड़मेर को क्या नाम दिया? खैराबाद। कई बार यही भी प्रश्न बन सकता है कि खैराबाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिवाना बाड़मेर को जाना जाता है। यह सब कहानी थी अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के बाद में यदि बात करें तो अकबर ने भी एक नाम दिया था, और वह आपको पता होगा उदयपुर का। और उदयपुर का नाम अकबर ने जो है मेवाड़, जो आपने देखा होगा महाराणा उदय सिंह पर जब चित्तौड़गढ़ का जो है युद्ध हुआ था, और उसके बाद उदयपुर का नाम उसने चेंज किया था और मुहम्मदाबाद दिया था। तो प्रश्न आ सकता है कि मुहम्मदाबाद के नाम से किसे जाना जाता है? तो उदयपुर को जाना जाता है। और मुहम्मदाबाद नाम किसने दिया? तो अकबर ने, जिसको जो है मुगल वंश का सबसे जो कैसे ना कि शक्तिशाली, सबसे महान सम्राट की बात करें तो वो कौन था? अकबर था। और अकबर ने ही उदयपुर का नाम मुहम्मदाबाद रखा। तो यहां उदयपुर, और मध्यकाल में उदयपुर को जो है नाम दिया मुहम्मदाबाद। किसने दिया? अकबर ने। किसको दिया? उदयपुर को। और उदयपुर को जो है मध्यकाल में मुहम्मदाबाद कहकर पुकारा गया।
इसके बाद बात करें तो एक थे मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने करौली का एक दुर्ग है जिसका नाम है तिमनगढ़ दुर्ग, और तिमनगढ़ को जो है नाम दिया था इस्लामाबाद। यह भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि इस्लामाबाद के नाम से किसे जाना जाता था। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद कहा जाता था तिमनगढ़ करौली को। तिमनगढ़ करौली को इस्लामाबाद नाम दिया गया, और यह नाम किसने दिया था? यह नाम दिया था मोहम्मद गौरी ने। और उसके बाद एक चर्चित नाम भी आपने सुना होगा, मेमिनाबाद, और मेमिनाबाद के नाम से जो है जाना जाता था आमेर, और आमेर को मेमिनाबाद नाम दिया था एक शासक था मोहम्मद शाह। यह भी प्रश्न बन सकता है कि यह जयपुर और जयपुर में दुर्ग का नाम है आमेर दुर्ग, और इसके आसपास का क्षेत्र कहलाता है आमेर, जो कि कछवा वंश की राजधानी भी रहा है। इस आमेर को जो है नाम दिया था मेमिनाबाद, और यह नाम किसने दिया था? तो मोहम्मद शाह ने दिया था। मोहम्मद शाह ने आमेर को मेमिनाबाद का नाम दिया था। तो यह जो सब है राजस्थान के जो है मध्यकाल में किन किन नामों से जाने जाने वाले क्षेत्र थे, यानी कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मध्यकाल में किस नाम से जाना जाता था, और वह नाम किस शासक के द्वारा दिया गया, यह किस शासक के शासन काल में दिया गया, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक बार इसको रिवाइज कर लें कि सबसे पहले बात करें मेमिनाबाद। मेमिनाबाद आमेर को कहा जाता था, और यह नाम दिया था मोहम्मद शाह ने। तिमनगढ़ दुर्ग करौली को जो तिमनगढ़ क्षेत्र है इसको दिया गया था इस्लामाबाद नाम, और किसने दिया? मोहम्मद गौरी ने। चित्तौड़गढ़ को नाम दिया खिजराबाद, यह नाम किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उदयपुर को मोहम्मदाबाद नाम दिया, यह नाम दिया था अकबर ने। जालोर को जलालाबाद, यह नाम दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और सिवाना बाड़मेर को नाम दिया गया था खैराबाद, और यह भी नाम किसने दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो मध्यकाल में राजस्थान के क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता था, यह चीज आपके क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं इससे आगे की, कि इसके बाद जो ब्रिटिश काल आया, यानी कि स्वतंत्रता से पहले जो हमारा आधुनिक काल कहते हैं या ब्रिटिश काल कहते हैं, ब्रिटिश काल में प्रश्न आता है कि राजस्थान के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किया गया। और आपको पता होगा कि राजस्थान के लिए दो शब्दों का महत्वपूर्ण प्रयोग था, एक तो था राजपूताना और दूसरा था राजस्थान। अब हम बात करते हैं आधुनिक यानी ब्रिटिश काल में राजस्थान को किन किन नामों से जाना गया था, और यहीं से हमारे प्रश्न बनने की संभावना भी रहेगी। ब्रिटिश काल में कि ब्रिटिश काल में राजस्थान का नाम दो लोगों ने दिया, और वह किस किस रूप में दिया, हम दोनों की बात करें। सबसे पहला एक नाम दिया था राजपूताना, और दूसरा नाम दिया था राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा।
सबसे पहले बात करें राजपूताना नाम। राजपूताना नाम दिया गया था जॉर्ज थॉमस के द्वारा। एक अंग्रेज अधिकारी था जॉर्ज थॉमस, और उसने 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना का। लेकिन यह जानकारी हमें मिलती है कि जॉर्ज थॉमस पर एक बुक लिखी गई थी, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ द जॉर्ज थॉमस के नाम से। एक अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी थी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस 1805 में, और उसमें उसने उल्लेख किया कि राजस्थान के लिए, यानी राजस्थान का जो ये रियासतों का जो एक भाग था, जो राजपूतों का जहां शासन था, राजपूत वंशों का जो है शासन रहा है, उस क्षेत्र के लिए संभवतः राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला प्रश्न है कि राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? तो राजस्थान को राजपूताना नाम किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया। क्लियर? कब दिया? 1800 ईस्वी में दिया। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, इसका उल्लेख है, तो इसका उल्लेख कहां मिलेगा? तो इसका उल्लेख जो है मिलेगा विलियम फ्रैंकलिन की रचना मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और यहां लिखी गई थी 1805 ईस्वी में। कि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इसी बुक में विलियम फ्रैंकलिन ने यह लिखा था कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जॉर्ज थॉमस था। और इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया। और कब किया? 1800 ईस्वी में किया। लेकिन पता कब चला? 1805 ईस्वी में, जब विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। तो हमारा यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले कब और किसने किया। दूसरा प्रश्न बनता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया, इसका उल्लेख मिलता है, तो कहां मिलेगा? मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो एक अंग्रेज था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। क्लियर हो गया? इसके बाद आता है दूसरा शब्द कि राजस्थान। सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि राजस्थान को राजस्थान नाम किसने दिया? तो राजस्थान को राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, जो कि पश्चिमी राजस्थान के एक पॉलिटिकल एजेंट थे। यहां पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट।
पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे कर्नल जेम्स टॉड, और कर्नल जेम्स टॉड ने ही राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, और इन्होंने ही राजस्थान को राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा कहा। क्लियर। अब प्रश्न आता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने, जो कि पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, इन्होंने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में ही उन्होंने राजस्थान के लिए राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। तो प्रश्न आता है कि जो हमारे कर्नल जेम्स टॉड की कौन सी रचना है जिसमें राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका भी प्रश्न हमें बहुत बार पूछा जाता है, जिसका नाम है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए इनकी कौन सी पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है एनाल्स एंड एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। राजस्थान, या इसी का दूसरा नाम है सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। तो आपसे प्रश्न बनता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, तो किस बुक में किया? एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसे सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और यह पुस्तक कब लिखी गई? तो देखिए इस पुस्तक का प्रकाशन 1829 ईस्वी में लंदन में अंग्रेजी भाषा में किया गया। कि एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान यह अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, और यह कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा लिखी गई थी, और 1829 में लिखी गई थी, और 1829 में ही लंदन में इसका प्रकाशन हुआ। जब लंदन में इसका प्रकाशन हुआ तो यह इंडिया में आई, और इंडिया में इस एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी अनुवाद किया गया। हमारे एक इतिहासकार हुए हैं जिसका नाम है गौरी शंकर ओझा। तो दूसरा प्रश्न आता है कि यह जो बुक थी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? और इसका जो है हिंदी अनुवाद किया एक इतिहासकार थे गौरी शंकर ओझा। और गौरी शंकर ओझा ने 1835 में इस एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी, इसका हिंदी अनुवाद किया। और इसी कारण जो है गौरी शंकर ओझा को एक उपाधि दी गई या एक संज्ञा दी थी राजस्थान का विश्लेषक। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान का विश्लेषक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का विश्लेषक गौरी शंकर ओझा को कहा जाता है, जिन्होंने कर्नल जेम्स टॉड की बुक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। और कई बार यह पूछा जा सकता है कि राजस्थान के जो विश्लेषक हैं गौरी शंकर ओझा, वह कहां के थे? तो वह सिरोही के थे।
और बसंतगढ़ में भी राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है सिरोही से। तो गौरीशंकर ओझा ने भी जो कर्नल जेम्स टॉड की रचना थी उसका हिंदी अनुवाद भी किया। तो इसीलिए हमारे लिए दोनों ही चीजें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्लियर हो गया होगा कि ब्रिटिश काल में राजस्थान के लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया? दो शब्दों का प्रयोग किया गया। एक तो शब्द था राजपूताना, एक तो कौन सा शब्द था? राजपूताना। इसका उल्लेख जो है यानी इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो वह किया था जॉर्ज थॉमस ने। कब किया? 1800 में। और इसका उल्लेख कहां मिलता है? तो विलियम फ्रैंकलिन की रचना मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में, जो कब लिखी गई थी? 1805 में। दूसरा कि राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले प्रयोग किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। और उस समय जब इन्होंने जो है राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया तो वह पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे। और कर्नल जेम्स टॉड को एक और शब्द कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, क्योंकि यह घोड़ा लेकर घूमते थे, इसीलिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है उपनाम के अंतर्गत कि घोड़े वाले बाबा किसे कहते हैं? तो घोड़े वाले बाबा कहा जाता है कर्नल जेम्स टॉड को। घोड़े वाले बाबा की क्या दी गई? संज्ञा दी गई। और इन्होंने अपनी रचना एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में जो है पहली बार पश्चिमी राजस्थान, जो कि ये पश्चिमी राजस्थान के पॉलिटिकल एजेंट थे, तो उन्होंने राजपूताना को जो है क्या नाम दिया? राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा। तो प्रश्न बनता है कि राजस्थान को राजस्थान शब्द किसने दिया? तो सबसे पहले किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने। या पूछा जा सकता है कि कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग किया? तो राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। यह थी स्वतंत्रता से पहले की घटना कि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। उस समय जो है हमारे राजस्थान को किन किन नामों से जाना गया? सबसे पहले ब्रह्मवत्र के नाम से, मरुकांतर के नाम से, उसके बाद हम बात करें तो राजपूताना के नाम से और राजस्थान के नाम से। लेकिन अभी तक राजस्थान को विधिवत रूप से या वैधानिक रूप से राजस्थान शब्द नहीं दिया गया। तो अब प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ और उनको लेके किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात, कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल, तो ब्रिटिश काल में जो ये देखा जाए तो भारत में जो है राज्यों की 4 श्रेणियां थी। कितने थे? यानी कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में, भारत में राज्य कितने प्रकार के थे? 4 प्रकार के राज्य थे। या ब्रिटिश काल में जो है भारत में कितने प्रकार के राज्य थे? 4 प्रकार के। अब देखिए इनको समझना, यहां है ब्रिटिश काल में भारत के राज्य। ब्रिटिश काल में भारत में 4 श्रेणियां के, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी। यानी कि जब भारत आजाद हुआ था, यह कह सकते हैं ब्रिटिश काल में भारत में जो है राज्यों की 4 श्रेणियां थी। सबसे पहले आती है ए श्रेणी, कि ए श्रेणी में कौन सा क्षेत्र आता था? तो ए श्रेणी में आते थे ब्रिटिश प्रांत। ए श्रेणी में कौन से आते थे?
ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जिस पर अंग्रेजों का अपना यानी कि अंग्रेजों का क्षेत्र अधिकार था, यानी अंग्रेजों का राज्य था, उन्हें हम ब्रिटिश प्रांत कहते थे। और इनका जो शासन है वह कौन करता था? गवर्नर जनरल। गवर्नर या गवर्नर जनरल जो था वह इस पर क्या करता था? अधिकार यानी शासन करता था, और इसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत आते थे। 20 श्रेणी के अंतर्गत जो है वह थे रियासतें। यानी कि रियासतें जो है उन्हें कौन से राज्यों का दर्जा दिया गया था? 20 श्रेणी के राज्य थे, और इसका जो शासक थे वह कौन थे? राजा। इसका शासन कौन चलाते थे? राजा चलाते थे। और देखा जाए तो राजस्थान भी उस समय जो है रियासतों में बटा हुआ था। तो हमारा प्रश्न यहीं से बनता है कि स्वतंत्रता के समय जो है राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? ए श्रेणी का, बी श्रेणी का, सी श्रेणी का या डी श्रेणी का? तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान जो है रियासतों में था, इसीलिए राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था। पॉइंट क्लियर? इसके बाद बात करें सी श्रेणी। सी श्रेणी में आते थे केंद्र शासित प्रदेश। और ब्रिटिश भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे, और इनका जो है शासन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो है शासन कौन चलाता था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका जो है शासन चलाता था। और पूरे भारत यानी ब्रिटिश भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। सबसे पहला था दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा कुर्ग, और चौथा था बलूचिस्तान। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश काल में कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 4 थे। दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा जो कि राजस्थान में था, कुर्ग कर्नाटका में था, और बलूचिस्तान पाकिस्तान में था। और इन सब का जो है शासन कौन चलाता था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और चौथे थे डी श्रेणी के राज्य, इसके अंतर्गत आते थे अर्जित प्रदेश। एक तो अर्जित प्रदेश, और दूसरा इसमें था अंडमान निकोबार। जो भारत का अंडमान निकोबार क्षेत्र है वह डी श्रेणी के अंतर्गत आता था, और दूसरे कौन से क्षेत्र आते थे? जो अर्जित प्रदेश, जिसे ब्रिटिश सरकार जो है शासन ने अर्जित किया था। तो इस तरीके से स्वतंत्रता के समय या ब्रिटिश काल में भारत में कितने राज्य थे? 4 श्रेणी के राज्य थे। ए श्रेणी के, बी श्रेणी के, सी श्रेणी के और डी श्रेणी के। अब हमारा प्रश्न क्या बनता है? हमारा प्रश्न बनता है कि जो स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी के अंतर्गत था? तो राजस्थान जो है किस में था? रियासतों में था, तो बी श्रेणी का। लेकिन राजस्थान में कितनी श्रेणियां थी? तो उस समय राजस्थान में 2 श्रेणियां थी। एक तो बी श्रेणी भी थी और सी श्रेणी भी थी। सी श्रेणी थी का कौन सा पार्ट था? अजमेर मेरवाड़ा, यह सी श्रेणी का था, और रियासतें किसकी थी? बी श्रेणी। अब प्रश्न को समझना, प्रश्न पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के पश्चात या स्वतंत्रता के समय, या ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश काल में राजस्थान किस श्रेणी के अंतर्गत था? तो ब्रिटिश काल में राजस्थान पूछा जाए तो किस श्रेणी के अंतर्गत था? बी श्रेणी के।
क्योंकि राजस्थान जो है क्या रियासतों में बटा हुआ था और रियासतों को किस श्रेणी में रखा गया था? बी श्रेणी में रखा था। प्रश्न दूसरा हमारे यहां से बनता है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी श्रेणियां थी? तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में राज्यों की 2 श्रेणियां थी। एक तो बी श्रेणी के राज्य भी थे, हमारे यहां रियासतें भी थी, और दूसरा सी श्रेणी भी थी। सी श्रेणी का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे राजस्थान में थी। तो कितनी श्रेणियां थी? तो 2 श्रेणियां थी, बी और सी। लेकिन राजस्थान किस श्रेणी के अंतर्गत आता था? तो राजस्थान आता था बी श्रेणी के अंतर्गत, रियासतों के अंतर्गत। क्लियर हो गया? तो यह था हमारा ब्रिटिश काल में भारत के जो है राज्य। उसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान बी श्रेणी का, और राजस्थान में कितनी श्रेणियां थी? तो बी और सी, 2 श्रेणियां राजस्थान में थी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं स्वतंत्रता के पश्चात। तो जो ये 4 श्रेणियां थी, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी और डी श्रेणी, तो जब भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के लिए आपने पढ़ा होगा कि एक अधिनियम आया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और यह जो अधिनियम है यह माउंटबेटन योजना पर आधारित था, और माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया 2 में, एक भारत और एक पाकिस्तान में। और जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय माउंटबेटन योजना में यह कहा गया था कि जो रियासतें हैं या ब्रिटिश प्रांत हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं या तो भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के साथ मिले, और यहां वह स्वतंत्र रह सकती है। यानी उनको ऑप्शन दिया गया कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप भारत के साथ रहिए, पाकिस्तान में मिलना है तो पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि आप भारत और पाकिस्तान के साथ दोनों के साथ नहीं मिलना चाहते हैं तो आप स्वतंत्र रह सकते हैं। और इसके लिए भी आपने पढ़ा होगा कि 3 मुख्य रियासतें थी, जैसे कश्मीर रियासत, हैदराबाद रियासत और जूनागढ़ रियासत, जिसके बारे में हमें इतिहास में बहुत बार पूछा जाता है कि यह रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, लेकिन जनमत के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा इनको जो है भारत का क्या बनाया गया? अंग बनाया गया था। तो इसीलिए हमारा प्रश्न आता है कि अब स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान का नाम कैसे मिला? तो देखिए, स्वतंत्रता के बाद में हम बात करें स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक विभाग की स्थापना की गई, जिसका नाम था रियासती विभाग। कि स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक विभाग बनाया गया, जिसका नाम रखा गया रियासती विभाग, और इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1947 में। क्योंकि माउंटबेटन योजना जून 1947 में आ चुकी थी, तो जून 1947 में जब माउंटबेटन योजना आई और उसमें भारत के विभाजन की बात की गई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रियासती विभाग की स्थापना की गई, और वह रियासतों के एकीकरण का कार्य करेगी, ताकि वह रियासतें जो भारत के में हैं वह भारत के साथ रहे और सभी रियासतों का एकीकरण हो सके। इसीलिए जुलाई 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना की। अब प्रश्न आता है यहां के कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष तो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इनका एक सचिव बनाया गया था, और सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। वीपी मेनन को इस रियासती विभाग का क्या बनाया गया? सचिव। और
वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलकर पूरे भारत की रियासतों का एकीकरण का कार्य जो है प्रारंभ किया। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो हम कह रहे हैं कि जब भारत आजाद हुआ या स्वतंत्रता के समय राजस्थान बी श्रेणी का राज्य था और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश सी श्रेणी का था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजस्थान के विभिन्न रियासतों के शासकों के साथ जो है क्या कि राजाओं के साथ जो है बात की और सभी राजाओं को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या क्या जो है आगे की ओर मार्ग प्रशस्त किया कि आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें और राजस्थान के साथ रहें और राजस्थान जो है वह भारत के साथ रहेगा। यानी कि आप भारत के साथ रहें, आप पाकिस्तान या स्वतंत्र जो है रियासत के रूप में नहीं रहें, किसी न किसी रूप में भारत के साथ रहें और एक विलय पत्र जो है तैयार करवाएगा। और इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि विलय पत्र पर जो है हस्ताक्षर करने वाली सबसे पहली रियासत राजस्थान की थी, वह थी बीकानेर रियासत। बीकानेर के शासक थे शार्दुल सिंह और शार्दुल सिंह ने ही सबसे पहले विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। और इसके संबंध में हम इतिहास में जब एकीकरण पढ़ते हैं तो अलग अलग शासकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन बात करें हम ज्योग्राफी में, हम नामकरण को लेकर बात करें तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग की स्थापना हुई और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने जब राजस्थान में एकीकरण का कार्य प्रारंभ किया तो हमारा जो एकीकरण शुरू हुआ था 18 मार्च 1948 से और 18 मार्च 1948 से राजस्थान में एकीकरण का प्रथम चरण शुरू हुआ। जिसे हम मत्स्य संघ के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रश्न आता है कि राजस्थान, तो अब हमारा प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वह किया गया था द्वितीय चरण में। द्वितीय चरण जो कि 25 मार्च 1948 को शुरू हुआ था और द्वितीय चरण में जो है इसे नाम दिया गया था राजस्थान संघ। और इसमें राजस्थान की पूर्वी और दक्षिण पूर्वी रियासतें थी, तो कई जगह यह पूर्वी राजस्थान संघ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया। तो स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था द्वितीय चरण 25 मार्च 1948 को राजस्थान संघ के रूप में, या कहीं जगह लिखा हुआ है पूर्वी राजस्थान संघ के रूप में। क्लियर हो गया। अब यहां केवल नाम का प्रयोग किया गया। अब इस प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे। दूसरे तरीके से कैसे पूछा जाएगा कि एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया। तो एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया गया था द्वितीय चरण। चरण पूछा जाता है सेकंड चरण, डेट पूछी जाती है तो 25 मार्च 1949 को, और किस रूप में किया गया था, राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ के रूप में किया गया। अब हमारा यहां से केवल हमने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान शब्द को यहां पर जो है विधिवत मान्यता नहीं मिली। तो अगला प्रश्न बनता है कि राजस्थान को राजस्थान के रूप में मान्यता कब मिली, यानी राजस्थान शब्द को जो है विधिवत मान्यता कब मिली। तो देखिए
राजस्थान शब्द विधिवत या वैधानिक मान्यता, विधिवत या वैधानिक मान्यता यह मिली 26 जनवरी 1950 को। और यह हमारा जो है कौन सा चरण था? षष्ठम चरण, यानी कि जो छठा चरण था एकीकरण का, छठा चरण 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, या छठे चरण की स्थापना जब 26 जनवरी 1950 को की गई थी, उस समय राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था और वैधिक रूप से नहीं, वैधानिक रूप से, विधिवत रूप से राजस्थान को राजस्थान नाम दिया गया। लेकिन यहां पर भी राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई, राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। तो अब प्रश्न बनता है कि राजस्थान को राज्य के रूप में, राजस्थान राज्य के रूप में मान्यता कब मिली? तो आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर 1953 को डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इसी राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया गया। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता दी गई। अब हमारा यहां से प्रश्न एकीकरण को लेकर कितने क्वेश्चन, यानी राजस्थान के नाम को लेकर कितने प्रश्न बनते हैं? पहला प्रश्न बनता है कि राजस्थान को राजस्थान नाम कब दिया गया? तो राजस्थान को राजस्थान नाम जो है दिया गया, वह कब दिया गया? 26 जनवरी 1950 को दिया गया। लेकिन प्रश्न बनता है एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया गया? तो एकीकरण के दौरान या स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले कब किया गया? द्वितीय चरण में। क्लियर? डेट पूछी जाए तो कब किया गया? 25 मार्च 1948 को किया गया। और किस नाम से किया गया? राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ के रूप में किया गया। प्रश्न बनता है कि राजस्थान को राजस्थान राज्य के रूप में मान्यता कब मिली? तो राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता मिली थी 1 नवंबर 1956 को।
और इसीलिए हम लोग जो है राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं, जबकि राजस्थान दिवस है वह हम 30 मार्च को मनाते हैं। अब 30 मार्च और 1 नवंबर में अंतर क्या है? 30 मार्च 1949 को जो हमारा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है, लगभग यहां जो है जितने भी वर्तमान स्वरूप में जो रियासतें हैं, लगभग सभी रियासतों का विलय कर दिया गया। यानी कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप जो हमें प्राप्त हुआ था, यह प्राप्त हुआ था 30 मार्च 1949 को, और इसी कारण हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। लेकिन राजस्थान को राज्य के रूप में स्थापना मान्यता कब मिली थी? 1 नवंबर 1956 को मिली थी। इसीलिए राजस्थान स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो यह दो प्रश्न बनते हैं, राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस। अब हमारा यहां से एक और प्रश्न बनता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन किया गया। नहीं, राज्य पुनर्गठन आयोग जिसकी स्थापना 1953 में डॉक्टर फजल अली की अध्यक्षता में की गई थी, तो उन्होंने किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया? तो वह राजस्थान के संदर्भ में भी पूछ सकते हैं कि राजस्थान का जो है राज्य के रूप में गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर किस आधार पर किया गया? तो उसका आधार क्या था? भाषाई आधार पर किया गया। क्लियर हो गया? अब यहां से कई बार हम राजस्थान के कि जब 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम के तहत पूरे भारत में बात करें तो पूरे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को मान्यता दी गई थी। तो प्रश्न बन सकता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को भारत में राज्य थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें हमारा राजस्थान भी एक राज्य के रूप में शामिल था। और इसीलिए हम कहते हैं कि राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता 1 नवंबर 1956 को मिली। किस आधार पर मिली? भाषाई आधार पर। अब हमारा यहां से एक और प्रश्न बनता है कि भाषाई आधार पर जो है भारत का पहला राज्य कौन बना? तो भाषाई आधार पर यदि हम भारत की बात करें तो भाषाई आधार पर भारत का जो प्रथम राज्य था वह था आंध्र प्रदेश। सबसे पहला राज्य किसे बनाया गया? भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया, और उसके बाद जो है 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित थे, जिसमें राजस्थान भी हमारा एक शामिल था। क्लियर हो गया? तो यह था हमारे पूरे राजस्थान के नाम को लेके प्रश्नों की बात कि राजस्थान का नाम प्राचीन काल से लगाकर वर्तमान राजस्थान जो 1 नवंबर 1956 को बना, तो उस समय किन किन नामों से कब कब पुकारा गया और वहां से किस तरह के प्रश्न हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब 1 नवंबर 1956 को हमारा राजस्थान बना तो उस समय हमारे राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति कैसी थी? प्रशासनिक स्थिति का मतलब है कि उस समय हमारे राजस्थान में कितने जिले थे, उस समय हमारे राजस्थान में कितने संभाग थे, और उसके बाद नए नए जिले कौन कौन से बने, और वर्तमान तक राजस्थान में कितने जिले हैं, कितने संभाग हैं, और उनको लेके किस तरह के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। अब हम उनकी चर्चा करेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने राजस्थान के जो है राज्य के रूप में मान्यता को लेकर चर्चा की। जब राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हुआ तो उस समय हमारे राजस्थान की क्या प्रशासनिक स्थिति थी, हम इसकी भी बात सामान्य जानकारी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन हम यदि बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में हम कहते हैं कि राजस्थान में 33 जिले हैं और 7 संभाग है। लेकिन क्या जब राजस्थान का एकीकरण हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो क्या उस समय राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग थे? तो सामान्य उत्तर होता है नहीं। इसका मतलब है कि उस समय जिलों की संख्या कुछ अलग थी और वर्तमान में जिलों की संख्या कुछ अलग है। उस समय संभागीय व्यवस्था कुछ अलग थी, वर्तमान में संभागीय व्यवस्था कुछ अलग है। तो अब उसकी चर्चा करते हैं, जिसको हम कहते हैं राजस्थान की प्रशासनिक स्थिति। तो देखिए,
राजस्थान के एकीकरण के समय 1 नवंबर 1956 को, एक तो बात करेंगे संभाग की और दूसरी बात करेंगे हम जिला कि कितने जिले थे। तो संभाग की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के समय राजस्थान में 5 संभाग थे। कितने संभाग थे? 5। कौन कौन से? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, बीकानेर संभाग और कोटा संभाग। यानी कि एकीकरण के समय राजस्थान में 5 संभाग थे, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा संभाग। परंतु अप्रैल 1962 में तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया और इन्होंने जो है संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया? तो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया ने। और कब किया? अप्रैल 1962 में। जब अप्रैल 1962 में संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया तो फिर एक मुख्यमंत्री हुए जिसका नाम था हरिदेव जोशी। और हरिदेव जोशी ने ही 26 जनवरी 1987 यानी कि जो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया, इसे 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी, जो कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किया। तो अगला प्रश्न बनता है कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को पुनः प्रारंभ किसने किया? तो हरिदेव जोशी ने किया। कब किया? 26 जनवरी 1987 यानी 26 जनवरी 1987 को राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई। और जब राजस्थान में पुनः संभागीय व्यवस्था प्रारंभ हुई तो 26 जनवरी 1987 को
अजमेर को राजस्थान का छठवां संभाग बनाया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का छठा संभाग कौन सा है? अजमेर। कब बनाया गया? 26 जनवरी 1987 को बनाया गया। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? हरिदेव जोशी थे, क्योंकि इन्होंने ही संभागीय व्यवस्था को जो है पुनः प्रारंभ किया था, जिसको अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त किया था। इसीलिए हमारा यहां से प्रश्न बनता है कि राजस्थान का छठा संभाग कौन सा है? तो अजमेर संभाग है। कब बना? 26 जनवरी 1987 को बना। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरिदेव जोशी थे। क्लियर? लेकिन वर्तमान में बात करें तो राजस्थान में कुल 7 संभाग है। तो प्रश्न आता है 7वां संभाग कब बना? तो देखिए, राजस्थान में 7वां जो संभाग है वह बना 4 जून 2005 को। तो राजस्थान में 4 जून 2005 को 7वां संभाग किसे बनाया गया? भरतपुर को बनाया गया। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। और वसुंधरा राजे के कार्यकाल में या मुख्यमंत्री के दौरान जो है राजस्थान में 7वां संभाग बनाया गया, भरतपुर, 4 जून 2005 को। तो प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में कुल 7 संभाग हैं। और छठा और 7वां संभाग कब बना और किसके मुख्यमंत्री के काल में बना? तो यह भी प्रश्न हमारा बन सकता है। छठा संभाग बना हरिदेव जोशी के समय और 7वां संभाग बना वह वसुंधरा राजे के समय बना। तो यह थी हमारे राजस्थान में संभागों की व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था। अब संभागीय व्यवस्था में कुछ प्रश्न और आते हैं कि इन संभागों में राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। जैसे उदयपुर संभाग है तो इसमें राजस्थान के कौन से जिले हैं? भरतपुर संभाग है तो उसमें राजस्थान के कौन से जिले हैं और उस संभाग की क्या विशेषता है, इसके भी कुछ प्रश्न बनते हैं। तो हम उन प्रश्नों की भी बात करते हैं जो संभागीय व्यवस्था से पूछी जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर संभाग की, क्योंकि जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है या उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए, जोधपुर संभाग में बात करें तो जोधपुर आएगा, सिरोही, जालोर, बाड़मेर और जैसलमेर। यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, इसमें एक और है पाली, जालोर, सिरोही और पाली। यानी कि जोधपुर संभाग में राजस्थान के 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। और जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। तो हमारा यहां से एक प्रश्न बन सकता है कि इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत इसके अंतर्गत आता है। तो देखिए, जोधपुर संभाग में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 34.40% कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का
34.40% जो है भाग वह किसके अंतर्गत आता है? जोधपुर में आता है। इसीलिए जोधपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है और इसमें राजस्थान के कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। दूसरा प्रश्न यहां से बनेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटा संभाग है वह है कोटा संभाग, और कोटा संभाग के अंतर्गत राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 8.31% भाग आता है। तो दूसरा हम बात करते हैं कोटा संभाग की। तो कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। यह कोटा संभाग, इसमें राजस्थान के 4 जिले हैं, बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। यहां है कोटा संभाग और इसमें राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 8.31% है। तो दूसरा प्रश्न बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो कोटा संभाग। क्लियर हो गया? अब वो आपसे पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग, जिसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.43%, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार हम बात करें तो जयपुर संभाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.43% जो है जनसंख्या निवास करती है। तो तीसरे संभाग की हम बात करें तो वह है जयपुर संभाग, और जयपुर संभाग में राजस्थान के 5 जिले आते हैं। जयपुर संभाग में राजस्थान के 5 जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। यहां 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में। और जयपुर संभाग जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। तो इसमें राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.43% जनसंख्या निवास करती है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा संभाग है जयपुर संभाग। अब बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है वह है कोटा संभाग। कोटा संभाग जनसंख्या की दृष्टि से भी छोटा है, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है कि जब 7वां संभाग बना तो भरतपुर संभाग वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। देखिए, कंफ्यूजन यह है कि कोटा संभाग है वह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है, लेकिन जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ और जब 5 संभाग थे, उस समय सबसे बड़ा कौन सा था? जोधपुर संभाग, और सबसे छोटा कौन सा था? कोटा संभाग। लेकिन जब 7वां संभाग बना 4 जून 2005 को, तो जो भरतपुर संभाग है, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और ये सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, यहां वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है।
भरतपुर वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, क्योंकि हमने दो चीजें वो पूछेगा कि एकीकरण के समय, यानी कि जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ, उस समय राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा था क्षेत्रफल की ओर से? वह था जोधपुर संभाग, और सबसे छोटा कौन सा था? कोटा संभाग। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर, और सबसे छोटा है वह है भरतपुर। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए सबसे बड़ा कौन सा है, तो वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है जयपुर संभाग, और सबसे छोटा है वह है कोटा संभाग। तो 4 क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा, वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा। क्लियर हो गया? इसके अलावा अब पीछे रह गए हमारे पास 3 संभाग, कि 3 संभाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक संभाग है वह है बीकानेर संभाग, जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू वाला क्षेत्र शामिल है। यानी कि बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, यह 4 जिले बीकानेर संभाग का भाग है। इसके बाद है अजमेर संभाग। देखिए, अजमेर संभाग में जो जिले हैं वह है नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा। यह 4 जिले आते हैं अजमेर संभाग में। क्लियर? और उसके बाद शेष जो है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यह सब आते हैं उदयपुर संभाग में। तो राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था के अंतर्गत 7 संभाग हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर संभाग, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भरतपुर संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जयपुर संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कोटा संभाग। क्लियर? और इसके अलावा बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग, उदयपुर संभाग, और इस तरह से राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। और 7 जो है संभाग का जो प्रमुख होता है वह होता है संभागीय आयुक्त, जिसे हम कमिश्नर के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है संभाग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो संभाग का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है वह संभागीय आयुक्त या कमिश्नर होता है, जो कि एक सीनियर आईएएस होता है। क्लियर? अब बात करते हैं, यह तो थी हमारी संभागीय व्यवस्था। अब बात करते हैं दूसरा, कि जब 1 नवंबर यानी राजस्थान का जब एकीकरण हुआ, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ तो उस समय यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में कितने जिले थे? 26 जिले। तो अब सबसे पहला है कि 26वां जिला कौन सा था? तो 26वां जिला बनाया गया था अजमेर को। अजमेर, जो अजमेर था यह
राजस्थान का 26वां जिला था और यह बना था 1 नवंबर 1956 को। क्लियर। इसके बाद 27वां जिला बनाया गया था धौलपुर को और यह बना था 15 अप्रैल 1982 को। तो पूछा जाता है राजस्थान का 27वां जिला कौन सा था? तो राजस्थान का 27वां जिला, 27वां जिला यह था धौलपुर। और यह कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1982 को। 15 अप्रैल 1982 को धौलपुर को राजस्थान का 27वां जिला घोषित किया गया। 28, 29 और 30 यह तीनों जिले एक साथ बने थे 10 अप्रैल 1991 को, जिसमें 3 है थे बारा, दौसा और राजसमंद। तो अब आता है राजस्थान का 28वां जिला। तो राजस्थान का 28वां जिला बनाया गया था बारा को। बारा राजस्थान का 28वां जिला। बारा राजस्थान का 28वां जिला था और यह बना था 10 अप्रैल 1991 को। 29वां जिला बनाया गया था दौसा को। उनतीसवां जिला था दौसा और यह बनाया गया था 10 अप्रैल 1991 को। और 30वां जिला बनाया गया था राजसमंद को। राजसमंद 30वां जिला और यह भी बनाया गया था 10 अप्रैल 1991 को। क्लियर। यानी कि 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान में 3 नए जिलों की घोषणा की गई थी। 28वां जिला, 29वां जिला और 30वां। 28वां बारा, 29वां दौसा और 30वां था राजसमंद। क्लियर। उसके बाद राजस्थान का 31वां जिला बनाया गया था हनुमानगढ़ को 12 जुलाई 1994 को। यानी कि राजस्थान का यह हनुमानगढ़, यह राजस्थान का 31वां जिला था। 12 जुलाई 1994 को बनाया गया। इसके बाद राजस्थान का 32वां जिला बनाया गया था करौली को और यह बनाया गया था 19 अप्रैल 1997 को। और राजस्थान का जो है 32वां जिला किसे बनाया गया? करौली को बनाया गया। कब बनाया गया? 19 जुलाई 1997 को। और राजस्थान का 33वां और सबसे नवीनतम जो जिला बना वह बनाया गया प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को। तो राजस्थान का 33वां जिला कौन सा बनाया गया? प्रतापगढ़। कब बनाया गया? 26 जनवरी 2008। और इस तरह से वर्तमान में राजस्थान में कुल 33 जिले और 7 संभाग हैं
और जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है जिलाधीश, या जिसे हम जिला कलेक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि एक आईएएस कैडर का जो है अधिकारी होता है। सीनियर IRS भी जो आईएएस कैडर में चले जाते हैं तो वहां भी किसी जिले के जिलाधीश या जिला कलेक्टर नियुक्त किए जा सकते हैं। तो यहां हमारा पूरा था राजस्थान की सामान्य जानकारी, जिसमें हमने दो चीजें क्लियर की है। पहली कि एक तो राजस्थान का नाम कब कब दिया गया, क्या क्या नाम दिया गया और किसके किसके द्वारा दिया गया, और इसका उल्लेख राजस्थान में कौन से शिलालेखों में है, कौन सी रचना में है, और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान को क्या नाम दिया गया, कब कब राजस्थान नाम दिया गया, उसको जो है मान्यता के रूप में कब दिया गया, पहली बार उसका प्रयोग कब किया गया, और राजस्थान को राजस्थान राज्य का दर्जा कब दिया गया, किस आयोग की सिफारिश पर दिया गया, किस आधार पर दिया गया, इन सब प्रश्नों की हम लोगों ने क्या किए, चर्चा की है। और उसके बाद वर्तमान में जब 1 नवंबर 1956 से लगाकर आज तक की यदि हम लोग बात करें तो हमारे राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा किस प्रकार का है, यानी कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, 33 जिले हैं। तो 1 नवंबर 1956 से लगाकर वर्तमान में कब कब कौन कौन से जिलों को स्थापना की गई या घोषणा की गई। दूसरा, वर्तमान में राजस्थान में 7 संभाग हैं, तो एकीकरण 1 नवंबर 1956 से लगाकर वर्तमान तक कौन से नए संभाग बनाए गए और कब कब बनाए गए। साथ ही वर्तमान में राजस्थान में सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से, सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, इसकी बात की। और उसके बाद हमने बात की जिलों को लेके। जिलों को लेके एक छोटा सा प्रश्न और बन सकता है, और वहां बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बड़े जिले कौन से हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के छोटे जिले कौन से हैं। तो उनकी भी चर्चा हम लोग यही कर देते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले हैं, सबसे बड़ा है जैसलमेर, उसके बाद है बाड़मेर, उसके बाद है बीकानेर, और उसके बाद जोधपुर। यानी कि सबसे बड़ा जिला है वह है जैसलमेर, उससे छोटा है बाड़मेर, उससे छोटा बीकानेर और उससे छोटा। तो कई बार प्रश्न बन सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिलों का सही क्रम कौन सा है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे। अब आपसे पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम है धौलपुर का, उसके बाद दोसा, डूंगरपुर और राजसमंद। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिलों का क्षेत्र जो है युग्म कौन सा है। तो सबसे कम क्षेत्रफल है, न्यूनतम क्षेत्रफल है वह धौलपुर का, और सर्वाधिक पूछा जाए तो जैसलमेर का। तो यह था हमारे पूरे राजस्थान की ज्योग्राफिकली दृष्टि से एक सामान्य जानकारी, यानी कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान के नाम, राजस्थान की वर्तमान में प्रशासनिक क्या व्यवस्था है, इसकी चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।